नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के हम डिस्कशन में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे और हमको पॉलिटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पॉलिटी नहीं अदर सब्जेक्ट इकोनॉमी इन्वायरमेंट किस तरीके से पढ़ना चाहिए, 100% राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और यूपीएससी माइंड गेम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी माइंड गेम का मतलब है कि अगर आप यूपीएससी के गेम को समझना चाहते हैं तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, बीइंग लॉजिकल और प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक वाली चीज़ हम इंटरनेशनल रिलेशन में समझते हैं। तो प्रैग्मेटिक का मतलब है कि आप व्यवहारिक रहिए, मतलब कि बी प्रैक्टिकल। क्या होना चाहिए आपको? प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब यूपीएससी के लिए कैसे प्रैक्टिकल बना जाए? यूपीएससी के लिए प्रैक्टिकल बनने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस देखना चाहिए और फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे एनालिसिस करना चाहिए, और यही आपका क्लियर द वे फॉर लवासना होगा। इस बात को आप समझें, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने से, बहुत सारी चीज़ें करने से हम सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच सकते। हमको बीइंग लॉजिकल और प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे और कम एफर्ट में राइट डायरेक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे और स्मार्ट वे में बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी ही नहीं, अदर जो सब्जेक्ट एरिया है वो कैसे पढ़ना चाहिए। हम फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने पूछा सर आप फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों? सबसे पहला काम है कि फंडामेंटल ड्यूटी तो हमारे सिलेबस में है ही। ठीक है, दूसरा काम है कि सर इससे प्रश्न आए हैं। हम बोलेंगे हाँ आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न आए हैं। कितने आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे आए हैं और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आगे आने की क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन। इस बार फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो फ्लैग कोड है वो चर्चा में था, उसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये चर्चा में था, फंडामेंटल ड्यूटीज फ्लैग से संबंधित चर्चा में था, इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावनाएं आने वाले प्रीलिम्स में हमको देखने को मिलती। तो हम सारा जो जितना भी डिस्कशन करेंगे बीइंग लॉजिकल प्रैग्मेटिक वे में करेंगे, यूपीएससी माइंड गेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि हमारा भी हम भी अपना भी गेम जीत सकें, यूपीएससी को हम हरा सकें। ठीक है, इस बात को आप समझें। तो सबसे पहली बात है कि हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न आए हैं। तो हाँ आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से 2017 में प्रश्न आया था। इन्होंने पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन के बारे में आप बताइए, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। 2017 में पूछा था कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, मतलब कि कोई विधायी प्रक्रिया स्थापित हो चुकी है इनको इन्फोर्स करने के लिए। दूसरा, एक कोरिलेटिव है लीगल ड्यूटी से संबंधित, ये इन्होंने पूछा था कि इनके बारे में कौन सा प्रश्न ऑप्शन आपको सही लगते हैं। ठीक है, अभी हम आंसर के बारे में बात नहीं करेंगे, आप इस समझें। फिर उन्हें पूछा कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को रखना और उसको संरक्षण करना क्या हमारे फंडामेंट किस में है, मतलब कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा 15 में। 2012 में उन्होंने पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ले डाउन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में वर्णन है। ठीक है, तो ये उन्होंने 2012 में पूछा। इसके बाद 2011 में उन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हमें केवल वही ऑप्शन नहीं देखना है जो नहीं है, हमें केवल वो ऑप्शन भी देखना है कि ये आंसर क्यों है और ये इन्होंने इसको क्यों माना सही, आगे आने की क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा 4 प्रश्न 2010 से लेकर अभी 22 तक आए हैं, आने में संभावना, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। इन ऑप्शन को भी हम नोट्स बना के रखेंगे और जो हमारे सिलेबस में भी है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से आगे प्रश्न आने की संभावना है, बेसिक हमारा सिलेबस है वहां से भी आप कोरिलेटेड करके सारे ऑप्शन को एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जगह नोट्स बनाएंगे, तो आपको अगर फंडामेंटल ड्यूटी से आगे कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना
चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आपने एक भी बीच में स्किप किया तो पूरा कंसेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बीच में आप नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे, समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्लियर द वे फॉर द लवासना, स्टार्ट करते हैं। पहली बात हमने कहा कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपीस हैं, ये दो ही थे स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान बना। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें नहीं है, इसके बारे में हमें संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। तब हमारे देश के नागरिकों में स्वतंत्रता के आदर्श थे, लोग देश को समझते थे, देश की भावनाओं से जुड़े थे, देश के लिए अच्छी अच्छी बातें करना चाहते थे। तो लोगों के पास अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य खुद थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इसी संविधान सभा में लोगों के मत चर्चा हुई, कहा कि हमें इसे संविधान में रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इस बात को उन्होंने कहा। तो शुरुआत में ओरिजिनली रूप से बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में नहीं थी। ठीक है, फिर स्वर्ण सिंह समिति बनी 1900। स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति बनी। इस सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को 10 को ऐड किया गया। एक बात आप और याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि छोटा संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन किया। ठीक है, फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके तहत एक और अतिरिक्त फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। इसमें कहा गया कि शिक्षा से संबंधित बात की 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, इस बात को उन्होंने कहा। और जब ये जोड़ा गया तो इसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये भी कहा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो हमारे राइट हैं उनके आपस में कोरिलेशन है, एक दूसरे में संबंध है। अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो दूसरे के राइट का वायलेशंस कर रहा है। इस बात को आप समझें, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट में कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं, किसको बेटा? फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके राइट को कम किया जा सकता है और संसद के द्वारा कानून बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जाता है। क्या अभी तक ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। अभी तक जो फ्लैग कोड है 2002, ये संसद के द्वारा कानून बनाकर, क्योंकि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, तो फ्लैग कोड 2002 के द्वारा इसके संदर्भ में कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर दी गई है। अभी हाल ही में संशोधन हुआ, क्योंकि 75वां हम अपना आज़ादी का पर्व मना रहे थे, तो उसमें घर घर फ्लैग लगाए जाने थे, तो इसलिए उसमें संशोधन किया गया। बाद में इसको पुनः से री एस्टेब्लिशमेंट उसका किया गया ओरिजिनल स्टेज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये हमने लिए कहाँ से? यूएसएसआर से हमने लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इतनी बातें आपने समझ ली। अब दूसरी बात यह है कि एक पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कि फ्लैग से संबंधित को इन्फोर्स किया जा चुका है, एक को केवल। अभी बहुत सारी ड्यूटी को इन्फोर्स के बारे में कोई बात नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं, इस प्रकार से आप फंडामेंटल ड्यूटी के तहत नहीं जा सकते। मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि अबाध्य योग है, हिंदी में कहें तो बाध्य योग नहीं है, मतलब कि आप न्यायपालिका में इनको लेकर नहीं जा सकते। आप कहें माय लॉर्ड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो रही है तो आप इसको कुछ कीजिए, तो इसको लेकर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। सरकार के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है, इस बात को बस इतना ही आपको। अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की आप रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग और एंथम के बारे में आप मतलब कि जो भी संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, एंथम है, उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे।
और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, उनके जो सिद्धांत हैं, आप अपने इनके आइडिया को दिल में संजो कर रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दूसरी इन्होंने बात की, दूसरी कहा, तीसरी के बारे में कहा कि प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का आप क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, उसका प्रोटेक्शन। ठीक है, संप्रभुता और भारत की अखंडता का आप क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, कंट्री की रक्षा करेंगे, देश की, डिफेंड द कंट्री, रेंडर द नेशनल सर्विस, मतलब देश की सेवा करेंगे। और जब भी आप देश की सेवा के लिए आपको बुलाया जाता है तो देश की सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। भाईचारे को बढ़ावा देंगे, कंपोजिट कल्चर मतलब सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियां जो बोली जाती हैं, इसलिए, और विभिन्न मानव ट्राइबल समूह रहते हैं, तो इसलिए कंपोजिट कल्चरल मतलब कि सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देंगे। प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट को आप क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर वो होलिस्टिक लेवल पे हो, कहीं ना कहीं आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे, हमेशा एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे, हमेशा आगे बढ़ने की ओर आप काम करेंगे। और 86वें संविधान संशोधन के तहत एक अतिरिक्त फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 6 से 14 एज के चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो उनको एजुकेशन उपलब्ध हो सके। ठीक है, इनके बारे में ये हमने बेसिक पढ़ा। अब इसमें क्या है, आप फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनमें वही है जो अभी ने पढ़ा, एक को पॉज करके इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न पे, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो प्रीवियस आए हैं। ठीक है, अब इनको लेकर भी आपको नोट्स बनाने हैं जो जो पूछा गया। 2017 में प्रश्न पूछा, इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज। अगर एक के बारे में पूछा होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन बोला हैज बीन, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लेजिस्लेटिव प्रोसेस एस्टैब्लिश हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि इनफोर्सिबल ये नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो। लीगल ड्यूटी भी नहीं है, आप न्यायपालिका में इनको लेकर नहीं जा सकते, ये लीगल। तो आप फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पहला नोट्स बनाएंगे कि इनका लेजिस्लेचर मतलब कि विधायी प्रक्रिया के द्वारा इनको इस्टेब्लिश इन्फोर्स करने के लिए इस्टेब्लिश इनको नहीं किया। दूसरी बारे में बनाएंगे कि इनका लीगल ड्यूटी के संदर्भ में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप प्रेम्बल को पूरा पढ़ें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। डीपीएसपी को भी पढ़ें, फंडामेंटल राइट को पढ़ें। सबसे पहली बात है प्रेम्बल को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रेम्बल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको एक अलग से लेक्चर बना के डिस्कस कर लेंगे, डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट भी। ठीक है, 2012 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें देखो कौन सा है। अब आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी इंडिविजुअल होती है, इस बात को समझेंगे। कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल इनजस्टिस जो वीकर सेक्शन है, ये तो डीपीएसपी की, अगर आपको नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस लगाएंगे, ये तो एक नैतिक दायित्व तो सरकार को दिया जा रहा है। अब ये बात सरकार के लिए कहा जा रही है, ना कि व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, वैसे तो ये नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से कॉमन सेंस, दो तो नहीं है, दो ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसका सी आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते। दूसरा, इन्होंने कहा कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये वाली नहीं है, बाकी ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको इन्होंने ऑप्शन में क्यों डाला, क्योंकि जो बैंकेंट चलैया कमीशन बना था संविधान की समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए, उन्होंने कुछ सिफारिशें कहीं कहा कि वोट पब्लिक इलेक्शन में नागरिकों का वोट देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी जाए। ठीक है, कुछ अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आप मजदूरों के जो बच्चे हैं
उनको पढ़ाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी बना दी जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको डाला गया। तो आप याद रखेंगे वेंकट चलैया कमीशन किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के लिए बना था। ठीक है, उन्होंने कुछ सिफारिश दी थी, तो इसको सरकार ने नहीं माना था। ठीक है, तो इसलिए 3 इसके आंसर हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी इसमें नहीं है। तो देखो बी में क्या बोला है? साइंटिफिक टेम्परामेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और इस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो सारा हमने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की। आप एक जगह नोट बनाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आएगा तो यहीं से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो बीइंग लॉजिकल, बी प्रैग्मेटिक, क्लियर द वे फॉर लवासना। मैं इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।